नमस्कार मित्रों, गैलेक्सी कंपटीशन एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि करंट अफेयर के क्रम में अगस्त का भाग 1 करंट अफेयर में आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराने वाला हूं। इससे पहले फरवरी महीने से लेकर अभी तक के सारे करंट अफेयर मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए हैं, जो कि बहुत ही फैक्चुअल हैं। जिन लोगों ने करंट अफेयर को देखा है काफ़ी सराहना की है और उन लोगों के एग्ज़ाम में भी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन फंसे हुए हैं। मेरा मानना है कि 99.9% जो है इसमें से कोई भी करंट अफेयर आपके एग्जाम से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें मैंने करंट अफेयर के साथ साथ में फैक्ट भी डाले हुए हैं। फैक्चुअल भी करंट अफेयर है आपकी, और उससे संबंधित जो जीएस है वो भी आपकी तैयार होती चल रही है। इसलिए करंट अफेयर की पूरी सीरीज़ आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से किस देश को अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की अध्यक्षता सौंपी गई है? तो ये आपका है भारत। ये आप इस चीज़ को पढ़ के गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता इस समय 2021 की भारत को सौंपी गई है। इससे संबंधित अगर मैं आपको कुछ फैक्ट बताना चाहूँ तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो हेड ऑफिस है वो आपका न्यूयॉर्क में है। 1 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालने वाला भारत प्रमुख राष्ट्रों में से एक राष्ट्र होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अगर बात करते हैं तो इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। जो स्थायी सदस्य हैं उनके पास वीटो पावर होती है, जो कि आपके चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका, यूएसए, यानी चाइना, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका, ये जो है विश्व के 5 महाशक्ति हैं जिनको वीटो पावर प्राप्त है। और ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी अध्यक्ष के अलावा इसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा प्यारा भारत जो है चुना गया है और ये अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। जी हाँ, ये अध्यक्ष के रूप में चुना गया है भारत अपना। ये रहे इस शक्तियों में शांति अभियानों का योगदान, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करना तथा सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के माध्यम से सैन्य कार्यवाही करना भी शामिल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांस और औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है आपके असम ने। असम ने बांस और औद्योगिक पार्क की शिला रखी हुई है। हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। और एक चीज़ बता दें, हिमंता और हिमा दोनों को याद रखिएगा। जो हिमा दास थी, डींग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, वो भी असम की ही रहने वाली थी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये है इसरू उदाना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ ईयू के अंतर्राष्ट्रीय डाटा संरक्षण आयोग ने हाल ही में अमेजन पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो ये लगाया 6,600 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। 6,600 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाते हुए इसके ऊपर आरोप है कि यूरोपीय संघ के जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन यानी जीडीपीआर का सही अनुपालन नहीं किया था अमेजन ने। जुर्माना लगाने वाले लग्जमबर्ग की निजी डाटा संरक्षण आयोग के अनुसार अमेजन ने निजी डाटा प्रोसेसिंग में कई गड़बड़ियां भी की थी, जिसकी वजह से ये जुर्माना उस पर इम्पोज किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने मेडिकल क्षेत्र की पढ़ाई में ओबीसी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये दी है ओबीसी 27% और ईडब्ल्यूएस को 10%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में निम्न में से कौन सा पदक जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जी हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लो, ये आने ही वाला है किसी न किसी एग्जाम में। तो ये है कांस्य पदक। कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक भारत ने मैच की शुरुआत में पीछे, आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब शुरू में तो ये पिछड़ गए थे, पिछड़ने के बाद में एक समय के लिए ऐसा लगा था कि भारत मैच हारने वाला है। सबकी धड़कनें धीरे हो गई थी और उसके सबकी धड़कनें तेज हो गई थी और उसके बाद में लास्ट में 5-1 से जो है भारत ने ये मैच जीत लिया था। और एक खास बात बता दें, टीम इंडिया ने इससे पहले जो आखिरी मैच जीता था वो 1980 में जीता था, 1980 में यह मेडल जीता था। उसके बाद में अब जीता है, अब इंडिया के नसीब में आया हुआ है। ठीक है ना। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी एवं डोगरी भाषा की किस प्रसिद्ध लेखिका एवं कवयित्री का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये आप देख रहे हैं, इनका निधन हो गया 81 साल की उम्र में। तो ये है पद्मा सचदेव। जी हाँ, पद्मा सचदेव, इनकी लोकप्रिय कहानियाँ हैं। ठीक है ना। डोगरी लोकगीतों से प्रभावित होकर करीब 12 साल की उम्र में कविता लिखना इन्होंने शुरू कर दिया था। इसके साथ साथ इन्होंने फिल्म इंडस्ट्रीज में भी लोगों ने इनको बहुत पसंद किया, काफ़ी पॉपुलर थी। इनका जो कविता संग्रह था मेरे गीत, मेरे
गीत, ये 1971 में पद्म पुरस्कार मिला था। इनकी एक किताब और है, चित चेते। जी हाँ, चित चेते, चित चेते। इसके लिए 2016 के लिए इसको चित चेते के लिए 25वां सरस्वती पुरस्कार भी 2016 का इनको दिया गया था। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी भाषा की हिंदी एवं डोगरी भाषा की प्रसिद्ध लेखिका हैं पद्मा सचदेवा। ये एग्जाम में आने वाली हैं। इसके लिए आप जितने स्टार लगाना चाहे लगा लें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच किस देश को पहली बार हथियार बेचने को मंजूरी दे दी है? तो ये दे दी है ताइवान को। अमेरिका ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब चीन और ताइवान के बीच में अच्छी खासी तनातनी है, खूब तनाव बढ़ रहा है। अब ताइवान की बात करते हैं तो कैपिटल यहाँ की है ताइपे सिटी। ताइपे सिटी यहाँ की राजधानी है और यहाँ की जो प्रेसिडेंट है वो है ताई इंग वेन। ताई इंग वेन, जी हाँ, TSAI, ताई ING इंग WEN। ताई इंग वेन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। पॉपुलेशन करीब 2.36 करोड़ है, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ की करेंसी है ताइवान डॉलर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। IIT रुड़की ने किस राज्य के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी EEW मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है उत्तराखंड ने। जी हाँ, उत्तराखंड ने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उत्तराखंड ने अर्थक्वेक वार्निंग मोबाइल ऐप आपदा की शुरुआत के बारे में लोगों को सचेत करने के लिए ये लॉन्च किया है। यह भूकंप की शुरुआत का पता लगा सकता है और इसके साथ साथ राज्य में महत्वपूर्ण भूकंप आने से पहले चेतावनी भी जारी कर सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के सदस्य राष्ट्रों ने कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ते कर्ज और आर्थिक गिरावट से निपटने में देश की मदद करने हेतु कितने बिलियन डॉलर को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है 650 बिलियन डॉलर की। इसका अब अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, IMF की अगर हम बात करते हैं तो मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? IMF की स्थापना हुई थी 1944, जुलाई 1944 में इसके स्थापना हुई थी। और एक खास बात बता दें आपको, ये क्रिस्टीन लेगार्ड जो है यहाँ की प्रबंध निदेशिका हैं, निदेशक नहीं निदेशिका, जो कि जर्मनी की हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने विश्व प्रसिद्ध एंटीशिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट यानी JCTS भारत को देने का फैसला किया है? तो ये किया है अमेरिका ने। अमेरिका ने इस फैसला किया है। इस मिसाइल के साथ भारत को इससे जुड़े कई दूसरे उपकरण भी दिए जाएंगे, है ना। इसकी अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी आपको पता है वाशिंगटन DC है, ठीक है ना। सबसे बड़ा शहर अमेरिका का न्यूयॉर्क है। सरकार संघीय लोकतंत्र सरकार है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारतीय मूल की हैं, कमला हैरिस यहाँ की उपराष्ट्रपति हैं। और एक खास बात बता दें कि अमेरिका भी यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन से आज़ाद कब हुआ था? ये हुआ था जुलाई 1776। इससे पहले अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम था। 1776 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हुआ था। 4 जुलाई को यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, किंतु मान्यता 3 दिसंबर 1783 को दी जाती है। 3 दिसंबर 1783 को ये मान्यता दी जाती है कि देश आज़ाद हुआ था। गो फर्स्ट एयरलाइंस कंपनी ने ओलंपिक के पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कितने साल तक फ्री हवाई सफ़र देने की घोषणा की है? तो ये मात्र 5 साल तक के लिए की है घोषणा। 5 साल तक ये लोग जितना चाहे उतना फ्री में हवाई सफ़र कर सकते हैं गो फर्स्ट एयरलाइन कंपनी के माध्यम से। केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के कार्यकाल को निम्न में से कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया है? तो ये राजीव गौबा हैं, कैबिनेट सचिव कहे जाते हैं और इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। जी हाँ, 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इन्होंने 4 साल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है। जी हाँ, IMF के बोर्ड में भी इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। बहुत ही महान पर्सनालिटी है, इनका नाम है राजीव गौबा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस राज्य सरकार ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया आपका उत्तराखंड सरकार ने। एक बात बता दें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है ये हरियाणा से शुरू हुआ था और हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात बेटियों का था, इसलिए वहीं से शुरू किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भारत को 121 साल में पहली बार एथलेटिक्स में कौन सा पदक दिलाया? स्वर्ण पदक दिलवाया है। याद रखिए, अभी इन खेलों से संबंधित क्वेश्चन आपके यूपीपीएससी में भी आ चुके हैं, यूपीपीएससी में भी आए हुए हैं, जिसमें नीरज चोपड़ा का भी क्वेश्चन था, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। साथ ही वह ओलंपिक के व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले अभिनव बिंद्रा 2008 में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में व्यक्तिगत तौर पर जो है पीला तमगा इन्होंने हासिल किया था, अर्थात गोल्ड पदक हासिल किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही कंट्रोवर्सी प्रश्न है और मैं सोचता हूँ वाहियात प्रश्न है, राजनीति से प्रेरित पूरी तरीके से प्रश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नाम बदलकर रखने की घोषणा की है। और मेजर ध्यानचंद अगर देखा जाए तो इसको डिजर्व करने वालों में से थे। कायदे से देखा जाए तो हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम से ही ये पदक का नाम होना चाहिए था। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर एक पुरस्कार शुरू करने का फैसला किया? तो ये भी जो है आपका राजीव गांधी के नाम से शुरू करने का फैसला किया है। राजीव गांधी है आंसर में। महाराष्ट्र में राजीव गांधी पुरस्कार यानी सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले संस्थानों को दिया जाएगा। अभी आप बताइए, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को ये पुरस्कार दिया जाएगा, राजीव गांधी पुरस्कार। लेकिन एक चीज़ समझ में ये नहीं आती है कि इनके नाम से क्यों रखा गया, फिर से वो गलती क्यों की गई? क्योंकि ये राजीव गांधी जी जो थे वो सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कोई विशेषज्ञ तो थे नहीं, लेकिन फिर वही गलती की गई, वही चाटुकारिता वाली गलती, वही जो पहले गलती की गई थी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो कि ध्यानचंद के नाम से होना चाहिए था, उसको सुधारा गया। तो अब ये सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार जो है देना शुरू कर दिया, ये भी गलत है। अरे एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से रखते, और भी बहुत से बड़े बड़े जो है हमारे नोबेल प्राइज विजेता हैं, उनके नाम से भी रखा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। आज़ादी की लड़ाई के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों ने 9 अगस्त, ये मैं आपको बता देता हूँ, जानने लायक है, एग्जाम में जो आएगा, 9 अगस्त 1925 में सहारनपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन को काकोरी में लूट लिया गया था। तभी से इसे काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। अब आज से इसको आप काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जानेंगे। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस पूर्व हॉकी खिलाड़ी का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? गोपाल भेंगरा झारखंड के थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है इस समय, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को वर्ष 2021-22 से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने का आदेश दिया है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नई शिक्षा नीति जो है आपके कर्नाटक ने सबसे पहले लागू किया है। जी हाँ, कर्नाटक हमेशा जो बना रहता है, के पलानी स्वामी और यानी कौन कौन, वहीं का है ये। इन्होंने सबसे पहले जो है नई शिक्षा नीति 2020 लागू की है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से मूंगे यानी कोरल को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये है आपका थाईलैंड। थाईलैंड ने ऐसा कर दिया है। थाईलैंड संरक्षण विभाग के अनुसार सनस्क्रीन में पाए जाने वाले 4 तत्व कोरल लार्वा को नष्ट कर रहे थे, प्रवाल प्रजनन में बाधा डाल रहे थे और रीफ ब्लीचिंग का कारण बन रहे थे। और थाईलैंड की बात करते हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा है बाहत। थाई बाहत यहाँ की मुद्रा है। यहाँ के राजा हैं वजीरालोंगकोर्न। जी हाँ, वजीरालोंगकोर्न यहाँ के राजा हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार भारत में क्षय रोग यानी टीबी के कितने प्रतिशत मामले 15 से 45 वर्ष आयु के वर्ग के बीच के हैं? तो ये है आपके 65% मामले, यानी टीबी में यानी कि क्षय रोग के जो 65% लोग जो मरीज हैं वो 15 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच के हैं, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और एक खास बात बता दें, भारत का लक्ष्य था 2030 तक क्षय रोग को जो है ख़त्म करने का लक्ष्य था, लेकिन अब इसको बदलकर उसने 2025 तक भारत में क्षय रोग को यानी 5 साल पहले भारत से क्षय रोग को जड़ से ख़त्म करने का लक्ष्य है। ये एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और फिर आ सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
इस बैंक ने निम्न में से किसे अपना नया मुख्य सूचना अधिकारी CIO नियुक्त किया है? तो ये आपके महेश राम मूर्ति को नियुक्त किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना ने निम्न में से किस जगह दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? तो ये है आपका लद्दाख। जी हाँ, लद्दाख में किया है। भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में दुनिया के सबसे ऊंचे एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल से एक टावर का निर्माण किया है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा पूर्वी लद्दाख में चल रहे विमानों और हेलीकॉप्टर के संचालन पर नियंत्रण किया जाएगा। ये स्थान वो स्थान है जो चीन के साथ वास्तविक से नियंत्रण सेवा रेखा यानी LAC पर ये चीज़ें बन जाने के बाद में कुछ ही मिनटों में LAC पर भारत पहुंचने में सक्षम हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के चलते किस महिला पहलवान को सस्पेंड कर दिया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये है आपकी वीनेस फोगाट को इससे सस्पेंड कर दिया गया है इससे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ऐप विश्व भर में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है? जी हाँ, यह है आपका टिकटॉक बन गया है सबसे ज़्यादा विश्व भर में ऐप डाउनलोड करने वाला। इसने अपने आप में एक अच्छा सा रिकॉर्ड बनाया हुआ है, लेकिन भारत में ये बैन है। बैन होने के बावजूद भी आपको मोबाइल में ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड करने वाला सोशल मीडिया में ऐप, तो ये बना ही है। टिकटॉक ने डाउनलोडिंग के मामले में फेसबुक ऐप को भी पीछे छोड़ दिया है। इसका दावा है कि बिजनेस जर्नल यानी निक्काई एशिया ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि नई लिस्ट में टिकटॉक पहले नंबर पर, फेसबुक FB आपकी दूसरे नंबर पर और व्हाट्सएप तीसरे नंबर पर, इंस्टाग्राम चौथे नंबर पर और फेसबुक मैसेंजर पाँचवें नंबर पर है। फिर 2019 की अगर हम बात करते हैं, 2019 में पहले नंबर पर हुआ करता था और टिकटॉक चौथे नंबर पर था, जो कि आज जस्ट विपरीत कंडीशन दिख रही है। तो टिकटॉक पहले नंबर पर है। ये मत सोचिएगा कि ये बैन कर दिया गया है तो कहीं ऐसा ना हो कि ये ऑप्शन ना हो, लेकिन ये ऑप्शन है, वर्ल्ड लेवल पर बैन नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय एथलेटिक महासंघ की समिति के अनुसार देश में हर साल किस तारीख को ज्वेलिंग थ्रो डे मनाया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल ज्वेलिंग थ्रो डे किस साल को मनाया जाएगा? तो ये है आपका 7 अगस्त। जी ध्यान रखिएगा, 7 अगस्त नीरज चोपड़ा का जन्मदिन नहीं है, ये और ध्यान रखिएगा। 7 अगस्त को इनको टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था, तभी से जो है ज्वेलिंग थ्रो डे के नाम से मनाना शुरू किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी 181 देशों में वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत कितने स्थान पर है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो भारत जो है 122वें स्थान पर है। ब्रिटिश कंपनी होसे फ्रेश द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश निम्न में से कौन सा था? तो ये था आपका बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश था। और ब्रिटिश कंपनी होसे द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषित देशों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान और तीसरे नंबर पर भारत तीसरे नंबर पे था। सबसे ज्यादा प्रदूषित देशों में ऊपर से तीसरे नंबर पे था। मंगोलिया चौथे नंबर पे था। इसके साथ ही चीन के झिंजियांग प्रांत के होटन शहर को सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। जी हाँ, होटन शहर चाइना का है, इसको सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। दुनिया भर के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 49 शहर बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन और भारत से हैं। जी हाँ, 50 में से 49 शहर बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन और भारत से ही हैं दुनिया भर में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत और किस देश ने अल मोहद अल हिंदी 2021 नामक अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? तो ये किया है सऊदी अरब ने। जी हाँ, ये किया है सऊदी अरब ने। सऊदी अरब की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी रियाद है। रियाद यहाँ की राजधानी है। मुद्रा है सऊदी रियाल। सऊदी अरब के बादशाह है वो सलमान बिन नहयान। जी हाँ, सलमान बिन नहयान, ये हमारे यहाँ चीफ गेस्ट बनकर भी आ चुके हैं नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। सलमान बिन नहयान, ये एशिया महाद्वीप में पड़ता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य के राज्यपाल ब्रिगेडियर यानी कि सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर BD मिश्रा को मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो ये है आपके अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और यहाँ पर 25 जिले हैं। ठीक है, यहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है। और 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा एक सदनीय है, इसमें 60 विधायक हैं।
ठीक है ना। और इसका जो उच्च न्यायालय है गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, खंडपीठ इसका ईटानगर है। इतनी सारी जानकारी पर्याप्त है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए मानसून डेटा विश्लेषण और सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो यह है अमेरिका। अमेरिका के साथ किए हैं। यह समझौता भारतीय क्षेत्र में मौसम और पूर्वानुमान में सुधार करेगा। इस समझौते के तहत भारत और अमेरिका के वैज्ञानिक समूहों में अपनी विशेषज्ञता को एक साथ रखने का फैसला किया है। दोनों देश डेटा एकत्र करके और उनका विश्लेषण करके मानसून पर कुछ नई समझ हासिल करना चाहते हैं। तो इसका आंसर है अमेरिका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, केंद्रीय कैबिनेट ने गृह सचिव अजय भल्ला को निम्न में से कितने वर्ष का सेवा विस्तार किया है? तो ये भी 1 वर्ष का दिया है। इससे पहले उनका कार्यकाल पिछले साल अक्टूबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लेकिन केंद्रीय कैबिनेट सचिव जो है वो है गौबा, उनका भी 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, इंग्लैंड का निम्न में से कौन सा बॉलर टेस्ट क्रिकेट में 35,000 गेंद फेंकने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज और ओवरऑल 4 चौथे बॉलर बन गए हैं? तो ये है आपके जेम्स एंडरसन। जी हाँ, ये है जेम्स एंडरसन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के निम्न शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है इंदौर को। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। उन्होंने 11 अगस्त 2021 को बताया कि भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया। गौरतलब है कि वाटर प्लस की चयन प्रक्रिया में 84 शहरों ने भाग लिए थे, जिसमें मात्र 33 शहरों को ही जमीनी सत्यापन में उचित पाया गया, बाकी के सब फर्जी थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एयर इंडिया की निम्न में से किस पायलट को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये है आपके कैप्टन जोया अग्रवाल। जी हाँ, ये है कैप्टन जोया अग्रवाल। एयर इंडिया की पायलट कैप्टन जोया अग्रवाल को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। उनके पास करीब 10 साल से भी अधिक उड़ान का अनुभव है। जोया अग्रवाल ने बतौर कमांडर B777 की भी उड़ान भरी है। इस जहाज को लगभग 10 साल से भी अधिक उड़ानें भरने का अनुभव है। इसके साथ ही 2500 से भी अधिक उड़ान भर चुकी हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इतना पर्याप्त है। अगला प्रश्न कह रहा है, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 1000 करोड़ रुपए के सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं की घोषणा की है? तो ये है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड पे ज़्यादा लोग इस समय मेहरबान हैं। ठीक है, अब उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ के गवर्नर हैं आपके गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर हैं और चीफ मिनिस्टर आपको मालूम ही है पुष्कर सिंह धानी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस देश ने 290 किलोमीटर रेंज की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया है? घर में नहीं दाने अम्मा चली भुजाने, अर्थात पाकिस्तान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुजरात सरकार ने अपने राज्य के मौजूदा प्रोजेक्ट लाइन के लिए केंद्र सरकार की ओर से कितने करोड़ रुपए की सहायता मांगी है? तो ये मांगी है इन्होंने 2000 करोड़ रुपए की सहायता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 में प्रोजेक्ट लाइन की घोषणा की थी। इसे प्रोजेक्ट हाथी और प्रोजेक्ट टाइगर के आधार पर तैयार किया जाना है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने यह बताया कि आने वाले वर्षों में प्रोजेक्ट लाइन के तहत सेध संरक्षण और प्रजनन के बीच की कड़ी को मजबूत किया जाएगा। आपको बताते चले कि गिरी लॉयन सफारी यानी गिरी लॉयन सफारी कहाँ पर है? तो ये भी गुजरात में है। और एक खास बात पता चला है कि गधा अभ्यारण्य भी, देश का इकलौता गधा अभ्यारण्य भी गुजरात में ही है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है शाकिब अल हसन को। कट्टरपंथी संगठन तालिबान ने निम्न में से किस देश पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग सारे एग्जामों में आ रहा है। तो ये है अफगानिस्तान। तालिबान ने अफगानिस्तान पर लगभग 2 दशक बाद फिर से कब्जा किया है। बताते चले कि सितंबर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और अन्य जगहों पर अलकायदा आतंकियों ने हमला किया था, जिसके बाद अफगानिस्तान पर अमेरिकी हमले के बाद तालिबान को सत्ता छोड़कर भागना पड़ा था। अमेरिका ने 20 साल बाद अफगानियों से अपने सैनिकों को वापस बुलाया तो तालिबानियों ने फिर से वहां पर कब्जा कर लिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है, भारतीय टीम को वर्ष 2012 में अपनी कप्तानी में अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताने वाले निम्न में से किस क्रिकेटर ने मात्र 28 वर्ष की उम्र में क्रिकेटर से संन्यास ले लिया है? तो ये आपको दिख रहे हैं, ये हैं आपके उन्मुक्त चंद। जी हाँ, उन्मुक्त
चंद MLC 2021 अमेरिका के लिए इन्होंने अपने आप को बेच दिया है, इसलिए यहाँ से संन्यास ले लिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन बन गया है? तो ये छत्तीसगढ़ बन गया है। कोई भी वन संसाधन जिसे आदिवासियों और अन्य वनवासी समुदाय आजीविका के लिए उपयोग करते हैं और जिस पर निर्भर रहते हैं उसे सामुदायिक वन संसाधन के रूप में जाना जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है? तो ये की है 14 अगस्त को। जी हाँ, 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे मनाता है, लेकिन 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद भारत में जो नरसंहार हुआ था वो एक तरीके से विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में ही मनाया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को कितने लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गतिशक्ति पहल की घोषणा की है? तो ये की है आपकी 100 लाख करोड़ रुपए की। यह पहल भारत में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा और बुनियादी ढांचे में विकास को बढ़ावा देने के लिए साबित होगा। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये 28 तारीख को मनाया जाता है। जी हाँ, ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व आदिवासी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका 9 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस 2021 की थीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। थीम है किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, स्वदेशी लोग और एक नए सामाजिक अनुबंध का आह्वान। स्वदेशी लोग और एक नए सामाजिक अनुबंध का आह्वान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व शेर दिवस यानी वर्ल्ड लायन डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 10 अगस्त को। जी हाँ, ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। 10 अगस्त इसका मुख्य उद्देश्य शेरों, एशिया में सबसे ज़्यादा शेर भारत में पाए जाते हैं। जी हाँ, ये तो सभी लोग जानते हैं कि एशिया में सबसे ज़्यादा शेर भारत में पाए जाते हैं। एशियाई शेर भारत में पाए जाने वाली सबसे बड़ी प्रजाति है, जिसे बब्बर शेर के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपको देखने में लग रहा होगा कि ये फोटो मैंने इसमें क्यों लगाई। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस तो आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन कंफ्यूज ना हो, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है और स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप यकीन कर सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर सफर कर रहे हैं। ये कथन किसका है, आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे इनमें से किस दिन मनाया गया था? तो ये मनाया गया था, ये भी 12 अगस्त को ही मनाया गया था, ध्यान रखिएगा। ये भी 12 अगस्त को ही मनाया गया था। भारत में हर 5 साल में हाथियों की गणना की जाती है। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मुताबिक 2017 में देश में लगभग 23 राज्यों में किए गए आंकड़ों के अनुसार 27,312 हाथी थे, जबकि 2012 में इसकी संख्या 29,576 थी। यानी कि हाथी दिन ब दिन हमारे यहाँ भी कम पड़ते चले जा रहे हैं, अर्थात इनका कंजर्वेशन कंपलसरी हो गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व अंगदान दिवस वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये 13 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन सभी को आगे आने और कीमती अंगों को दान करने का संकल्प लेने का अवसर प्रदान किया जाता है, क्योंकि एक अंगदाता 8 लोगों की जान बचाने में सक्षम होता है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो अगर पसंद आई है और यदि आपको वास्तव में लगता है कि वीडियो का प्रतिफल हमें मिलना चाहिए, तो फिर वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि और भी ज़्यादा इससे महत्वपूर्ण वीडियो जब हम डालें तो आपको उसकी जानकारी मिले सबसे पहले। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।